नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो अक्सर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मतलब अंग्रेजों और पुर्तगालियों की कहानियों के बीच हम बात कर रहे हैं भारत में डच लोगों के दौर की। हाँ, बिल्कुल। ये एक दिलचस्प विषय है जिस पर उतनी बात शायद नहीं होती। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो बताते हैं कि भैया डच लोग यहाँ क्यों आए, कैसे उन्होंने अपने पैर जमाए, क्या था उनका व्यापार, और कैसे फिर अंग्रेजों से उनकी जो टक्कर हुई उसने भारत में उनका सफर लगभग खत्म कर दिया। सही कहा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि भारत में डच उपस्थिति का पूरा चक्कर क्या था, क्यों आए, क्या किया, उनकी सोच क्या थी और फिर सिमट क्यों गए। हाँ, इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात वाकई में सोचने वाली है कि कैसे एक कंपनी को इतनी ताकत मिल गई थी कि वो जंग लड़ सके, संधियां कर सके, जैसे कोई देश हो। हाँ, ये असाधारण था उस समय के हिसाब से। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जैसे उस दौर में यूरोप की दूसरी ताकतें थीं, डच भी पूरब की तरफ खिंचे चले आए। मसालों का व्यापार, है ना, उसका बड़ा लालच था। बिल्कुल, मसालों का आकर्षण बहुत जबरदस्त था। 1596 में कॉर्नेलिस दे हाउटमन नाम का एक डच शख्स वो पहला था जो सुमात्रा और बेंटम तक पहुंचा। हाँ, उसने एक तरह से रास्ता दिखाया। लेकिन जो बड़ा मोड़ आया वो था 1602 में। नीदरलैंड्स में जो छोटी छोटी कंपनियां थीं वो सब मिल गईं और एक बहुत बड़ी कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी। वीओसी, हाँ। वेरेनिक्टे ओस्टिशे कंपनी। और ये नाम की कंपनी नहीं थी। डच सरकार ने इसे मतलब गजब के अधिकार दिए थे। अपनी फौज रखो, लड़ाई छेड़ो, दूसरे मुल्कों से समझौते करो, जमीन कब्जाओ, किले बनाओ। आज तो सोच भी नहीं सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वीओसी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक, आप कह सकती हैं, आधी सरकारी संस्था थी जिसके पास अपनी राजनीतिक और मिलिट्री पावर थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा, शुरू में तो। अच्छा। हाँ, उन्हें डच संसद से बाकायदा 21 साल का चार्टर मिला था एशिया में व्यापार करने के लिए। और ये अधिकार, ये उन्हें बहुत ज्यादा आज़ादी देते थे। ये दिखाता है कि उनका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पूरब में एक मजबूत डच दबदबा बनाना था। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। बिल्कुल। और भारत में उनका पहला कदम 1605 में मसूलीपट्टनम, हाँ। आंध्र प्रदेश के तट पर। वहां उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और दिलचस्प बात यह है कि आते ही टक्कर शुरू। हाँ, पुर्तगालियों से, जो वहां पहले से जमे हुए थे। अच्छा। देखिए, पुर्तगालियों उस वक्त मसाला ट्रेड पर कंट्रोल रखते थे, खासकर समंदर के रास्तों पर। डचों का आना मतलब सीधा चैलेंज। इसीलिए हम देखते हैं कि डचों ने फौरन पुर्तगालियों पे हमले शुरू कर दिए। पहले अम्बोयना छीना इंडोनेशिया में, फिर 1658 में नागपट्टनम, चेन्नई के पास है ये, और नागपट्टनम को उन्होंने दक्षिण भारत में अपना मेन अड्डा बना लिया। तो ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं था, ये सीधी लड़ाई थी। हाँ बिल्कुल, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था ये। और वो सिर्फ साउथ में ही नहीं रुके, उन्होंने तेजी से मतलब भारत के अलग अलग कोनों में अपनी फैक्ट्रियां खोलनी शुरू की। कोरोमंडल तट तो था ही, गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार, सब जगह पहुंच गए। हाँ, उनका नेटवर्क फैला। शुरुआती बड़े ठिकानों में पुलिकट था 1609 में, सूरत 1616 में, फिर बेमलीपट्टनम 1641 में। सूरत तो उस वक्त बड़ा हब था पश्चिम में। उनकी स्पीड और स्ट्रैटेजी देखने लायक है। उन्होंने वो जगह चुनी जो ट्रेड रूट्स पर थीं या जहां से जरूरी सामान मिलता था। जैसे कोरोमंडल कपड़े के लिए, गुजरात नील और व्यापार के लिए, बंगाल रेशम और शोरे के लिए। उनका विजन क्लियर था, ट्रेडिंग नेटवर्क पर कंट्रोल। और पुर्तगालियों को हटाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो, हम नई पावर है, हमसे मुकाबला करना होगा। और ये नेटवर्क तो फैलता ही गया। 1645 में कराईकल, फिर 1653 में चिंसुरा तो बंगाल में उनका हेडक्वार्टर बन गया। बहुत अहम था ये। हाँ, चिंसुरा बहुत महत्वपूर्ण था। बंगाल उस वक्त मुगल एम्पायर का सबसे अमीर सूबों में से एक था। रेशम, शोरा, अफीम यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था। चिंसुरा पर कंट्रोल का मतलब था इस पूरे अमीर ट्रेड में सीधी हिस्सेदारी। इसके अलावा कासिम बाजार, बालासोर, पटना और 1663 में कोचीन भी ले लिया, मलाबार तट पर। हाँ, कोचीन से उन्हें मालाबार के मसाला व्यापार, खासकर काली मिर्च पर अच्छी पकड़ मिल गई। अब आते उनके व्यापार के तरीके पर। ये थोड़ा अलग था। वो जिसे वाहन व्यापार या कैरिंग ट्रेड कहते हैं, उसमें माहिर थे। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत खास हिस्सा था। मतलब ये कि वो सिर्फ भारत का माल यूरोप नहीं ले जा रहे थे,
वो भारत से सामान लेकर एशिया के ही दूसरे देशों में बेचते थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, जापान। अच्छा, तो मतलब एशिया के अंदर ही माल घुमा रहे थे। बिल्कुल, एक तरह से वो एशियन ट्रेड के क्या कहते हैं, बिचौलिए बन गए थे। जैसे भारतीय कपड़ा इंडोनेशिया ले गए, वहां मसालों से बदला, फिर वो मसाले यूरोप ले जाकर मोटा मुनाफा कमाया। इसी तरह चीन से रेशम, पोर्सिलेन जापान ले गए, जापान से चांदी, तांबा लाए। ये जो एशिया के अंदर का ट्रेड नेटवर्क था, ये उनकी ताकत का बड़ा सोर्स था। सिर्फ यूरोप एशिया पर डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और भारत से क्या ले जा रहे थे मुख्य रूप से? स्रोत बताते हैं यमुना घाटी और गुजरात से नील, इंडिगो। कपड़े रंगने के लिए यूरोप में बहुत डिमांड थी। हाँ, नील बहुत महत्वपूर्ण था। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल से बढ़िया कॉटन और सिल्क के कपड़े। जी। बिहार से शोरा, सॉल्ट पीटर। ये तो बहुत जरूरी था क्योंकि इससे बारूद बनता था। हाँ, शोरा तो स्ट्रैटेजिक था। और गंगा घाटी से अफीम और चावल भी। ये शोरे वाला पॉइंट खास है। यूरोप में लड़ाइयां चलती रहती थी, बारूद की जरूरत हमेशा थी। बिहार शोरे का बड़ा सोर्स था और डचों ने इस पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये मिलिट्री के लिहाज से भी अहम था। और भारतीय कपड़े, उनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि यूरोप ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड थी। लेकिन डच अकेले तो थे नहीं इस रेस में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज भी मैदान में थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कम नहीं थी। तो जाहिर है इन दोनों में होड़ शुरू हुई, और ये सिर्फ बाजार की होड़ नहीं रही। हाँ, ये कंपटीशन बहुत जल्दी हिंसक हो गया। शायद शुरू में लगा हो कि पुर्तगालियों के खिलाफ मिलकर काम करें, क्योंकि वो कैथोलिक थे, ये दोनों प्रोटेस्टेंट। पर बिजनेस इंटरेस्ट इतने बड़े थे कि आपस में भिड़ना तो तय था। दोनों को इंडोनेशिया के मसाला द्वीप चाहिए थे, दोनों को भारत का कपड़ा व्यापार चाहिए था। और इसी टक्कर का एक बहुत ही काला और भयानक किस्सा है 1623 का। अम्बोयाना नरसंहार हैं और उन्हें मार डाला बेरहमी से। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने अंग्रेजों और डचों के बीच शक और दुश्मनी को बहुत बहुत गहरा कर दिया। उस वक्त अंग्रेज शायद बदला लेने की हालत में नहीं थे। नहीं, उतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन ये घटना अंग्रेजों को हमेशा याद रही। ये दिखाता है कि वीओसी अपना ट्रेड मोनोपोली बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रास्ते में जो आया उसे हटाओ, चाहे कितना भी क्रूर तरीका क्यों ना हो। इसने आगे की एंग्लो डच लड़ाइयों की जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। तो ये कड़वाहट चलती रही, लड़ाइयां होती रहीं। लेकिन फिर 1667 में एक समझौता हुआ। अजीब सा। हाँ, दिलचस्प है वो। शायद दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे, या लगा कि चलो दुनिया बांट लेते हैं। कुछ ऐसा ही। इस समझौते में अंग्रेजों ने इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया। खासकर एक द्वीप था पुलावरन। हाँ। बदले में डचों ने क्या दिया? नॉर्थ अमेरिका में न्यू एम्स्टरडैम, जो आज न्यूयॉर्क है। हाँ, वो अंग्रेजों को दे दिया। और एक तरह से यह भी तय हुआ कि डच अब भारत से ध्यान हटाकर पूरा फोकस इंडोनेशिया पर रखेंगे। ये बात डच सोच को समझने के लिए बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने भारत के बजाय इंडोनेशिया को क्यों चुना? स्रोतों से साफ पता चलता है, इंडोनेशिया का जो मसाला व्यापार था, लौंग, जायफल, काली मिर्च, उस पर उनकी जो मोनोपोली थी वो कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। अच्छा। भारत का व्यापार फैला हुआ था, कपड़ा, नील, शोरा, पर किसी एक चीज पर वैसा कंट्रोल और वैसा मुनाफा नहीं था जैसा मसालों से मिल रहा था। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई इंडोनेशिया पर पूरा ध्यान लगाना ज्यादा फायदेमंद है। भारत ठीक है, जरूरी है, पर मेन गेम इंडोनेशिया है। तो डचों ने सोचा चलो बढ़िया डील हुई, भारत की टेंशन कम, इंडोनेशिया का मुनाफा अपना। लेकिन क्या अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे, और क्या ये समझौता टिका? नहीं, कहां। ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। अंग्रेज भारत में लगातार मजबूत हो रहे थे और यूरोप में भी दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ रही थी। फिर तीसरा एंग्लो डच युद्ध हुआ 1672-74 में। हाँ, एक और बड़ा टकराव। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बदला लिया। सूरत से बंबई जा रहे डच जहाजों पर हमला किया, समंदर में खूब लड़ाइयां हुई। और भारत में डचों की उम्मीदों पर जो आखिरी और शायद सबसे करारी चोट पड़ी, वो थी 1759 में। हाँ, 1759। हुगली नदी पर, चिंसुरा के पास, बेदारा नाम की जगह पर। बेदरा की लड़ाई, बैटल ऑफ बेदारा। इसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया। बेदारा की लड़ाई वो भारत में डच पावर के खात्मे का सिंबल है। उस हार के बाद वो भारत में फिर कभी एक बड़ी पॉलिटिकल या मिलिट्री ताकत के तौर पर नहीं उभर पाए। अच्छा, अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कंट्रोल पक्का कर लिया था।
अब डच उनके नीचे रह के ही थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते थे। मतलब उनका खेल खत्म। हाँ, लगभग। कुछ फैक्ट्रियों में बने रहे, लेकिन उनका असर खत्म हो गया था। ये अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और डचों की सीमित सोच का नतीजा था, जो इंडोनेशिया पर ही अटकी रही। तो अब जरा इस पूरी कहानी को एनालाइज करते हैं। डच पॉलिसी के पीछे असल मोटिव क्या थे? एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, उनका जिक्र आता है। हाँ, मजूमदार का एनालिसिस काफी सटीक लगता है। उनके हिसाब से दो मुख्य बातें थी। पहला, कैथोलिक स्पेन और पुर्तगाल से बदला लेना। अच्छा, बदला? हाँ, क्योंकि नीदरलैंड्स ने स्पेन से आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, 80 साल की लड़ाई, और पुर्तगाल उस वक्त स्पेन के साथ था, तो पूरब में पुर्तगालियों को कमज़ोर करना उनके नेशनल इंटरेस्ट में था। और दूसरा और शायद ज़्यादा ज़रूरी, ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर मोनोपोली कायम करना। वो उनके लिए सोने की मुर्गी थी। तो इन दोनों मकसदों में वो कितने कामयाब रहे? पहले वाले में तो काफी हद तक उन्होंने पुर्तगालियों को मसाला ट्रेड से काफी पीछे धकेल दिया, उनकी नेवी को भी चैलेंज किया। लेकिन दूसरा मकसद, यानी इंडोनेशियाई ट्रेड पर मोनोपोली, यही उन्हें सीधा अंग्रेजों से भिड़ा गया। क्योंकि अंग्रेज भी वही चाहते थे और वो डच मोनोपोली मानने को तैयार नहीं थे। यहीं से वो कड़वी कंपटीशन शुरू हुई। और यही वो पॉइंट आता है जो बार बार सामने आ रहा है कि डच भारत में एम्पायर बनाने में कभी उतने सीरियस नहीं थे जितने अंग्रेज। बिल्कुल नहीं। उनकी प्रायोरिटी हमेशा ट्रेड था, खासकर इंडोनेशिया का ट्रेड। यही सबसे पते की बात है। भारत उनके लिए एक जरूरी ट्रेडिंग पोस्ट था, जहां से कपड़ा, शोरा वगैरह मिलता था। उनके एशियन नेटवर्क और यूरोपियन मार्केट के लिए जरूरी था ये सब। लेकिन उनकी मेन एनर्जी, उनका पैसा, उनकी मिलिट्री ताकत ज्यादातर इंडोनेशिया पर लगी रही। वो स्पाइस आइलैंड्स की ट्रेड पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अब मोयना में देखा हमने, भारत जैसे बड़े देश पर कंट्रोल करना, यहाँ की पॉलिटिक्स में उलझना, ये उनके मेन गोल से ध्यान भटकाने जैसा था। तो ये कहना ठीक रहेगा कि भारत उनके लिए एक साइड बिजनेस जैसा था, बड़ा था पर साइड का। हाँ, कह सकते हैं। उनका मेन फोकस इंडोनेशिया पर था, और जब अंग्रेजों से टक्कर बढ़ी तो उन्होंने भारत की बजाय इंडोनेशिया को बचाने पर जोर दिया। हाँ, बिल्कुल। इंडोनेशिया उनका कोर बिजनेस था। वहां प्रॉफिट कहीं ज्यादा था और कंट्रोल भी ज्यादा मजबूत था, या वो बनाना चाहते थे। भारत में उन्हें मुगलों से, लोकल राजाओं से, दूसरी यूरोपियन ताकतों से सबसे डील करना पड़ता था। इंडोनेशिया में, खासकर मसाला द्वीपों पर, वो अपना दबदबा बनाने में ज्यादा कामयाब रहे। इसीलिए जब अंग्रेजों का प्रेशर भारत में बढ़ा, बिडारा में हार हुई, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, भारत में अपनी उम्मीदें कम करो, इंडोनेशिया बचाओ। उनका एम्पायर का सपना अगर था भी, तो वो साउथ ईस्ट एशिया का था, भारत का नहीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, डच भारत आए एक बहुत ताकतवर कंपनी के साथ, वीओसी जी, जिसके पास गजब के अधिकार थे। हाँ उन्होंने बड़ा ट्रेड नेटवर्क बनाया, पुर्तगालियों को साइड किया जी। लेकिन अंग्रेजों से उनकी जो राइवलरी हुई और खासकर उनका जो फोकस इंडोनेशिया पर रहा, उसने भारत में उनके पैर जमने नहीं दिए। सही। अम्बोयना जैसी घटनाओं ने दुश्मनी बढ़ाई, 1667 का समझौता और फिर 1759 में बेडारा की हार, इसने भारत में उनकी कहानी खत्म कर दी। हाँ, मुख्य बात यही है कि भारत में उनकी मौजूदगी का मकसद मेनली बिजनेस था, और वो बिजनेस भी हमेशा उनके इंडोनेशिया वाले ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस की छाया में रहा। उन्होंने भारत के इतिहास पर असर डाला, बेशक ट्रेड के तरीकों पर, कुछ शहरों पर, यूरोपियन पावर्स के बीच की लड़ाई पर, लेकिन उनका असर अंग्रेजों या फ्रांसीसियों जितना गहरा नहीं रहा, क्योंकि उनकी असली प्रायोरिटी कहीं और थी। और उनका यहाँ से हटना एक तरह से अंग्रेजों के लिए भारत में रास्ता साफ करने वाले फैक्टर्स में से एक बन गया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी अपनी उस शुरुआती भयानक ताकत के साथ अपना मेन फोकस इंडोनेशिया की बजाय भारत पर रखती, हाँ, तो क्या 18वीं-19वीं सदी में भारत का इतिहास, भारत का नक्शा कुछ और होता? क्या वो अंग्रेजों को रोक पाते? ये इतिहास के वो क्या होता अगर वाले सवाल हैं, जिनका कोई पक्का जवाब तो नहीं होता, हाँ। पर सोचना दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प।